हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ की केमिस्ट्री। और ट्वेल्थ का केमिस्ट्री में हम लोग विलेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा। ठीक, तो आज भी हम लोग विलेन ही पढ़ेंगे। और विलेन में ध्यान दें आप, विलेन में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों ने बहुत से पॉइंट को पढ़ लिया है। और आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लगभग हम लोग लास्ट की तरफ चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 2 या 3 क्लास में विलेन चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पूरी केमिस्ट्री में बेटा हम लोगों को 10 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से एक चैप्टर हम लोग 2 या 3 लेक्चर में क्या कर लेंगे, समाप्त। ठीक है, तो आज का क्लास है, ठीक, आज का क्लास केमिस्ट्री में विलेन में भैया हो अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, आप सभी बच्चे लोग देखिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का अणुसंख्य। भैया ध्यान दें, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक, अणुसंख्य गुणधर्म ये क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, ध्यान दें बेटा। ये अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। ठीक, अणुसंख्य गुणधर्म हम लोग कहते किसे, एकदम ठीक, इसके नाम में ही छुपा हुआ है अणुसंख्य गुणधर्म के। ठीक, कहते किसे, ये क्या होते हैं, फिर हम बताएंगे कितने प्रकार के हैं और किन किन को हमें अध्ययन करना है, सब कुछ बताने वाले हैं। एकदम बहुत महत्वपूर्ण क्लास है बेटा, और एकदम जबरदस्त क्लास होने वाला है। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और जो जो बताया जा रहा है उसको नोट्स बनाने की कोशिश करें। हम तो लास्ट में आपको चैप्टर वाइज नोट्स देंगे ही, लेकिन भैया आप भी अगर अपने हाथों से लिखेंगे ना बेटा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और बढ़िया भी लगेगा। और ठीक, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में भी आएगा। ठीक, जब समझ में आएगा तभी आप कहेंगे कि नहीं, हाँ ठीक, टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो भैया हो ध्यान दीजिएगा, आपका दायित्व है कि पेन और कॉपी लेकर बैठे और एक एक चीज आप लिखते जाएं। ठीक, वीडियो को रोक रोक करके पूरा लिखें भैया। ठीक, और जब नोट्स बनाएंगे ना तो एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो चले बेटा ध्यान दीजिएगा, अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग, ठीक, सबसे पहले ये अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या है, तो देखें कितनी बढ़िया परिभाषा है, ध्यान दें भैया एकदम ध्यान से। पदार्थ के ऐसे गुणधर्म, ध्यान दें आप, पदार्थ के ऐसे गुणधर्म जो, ठीक, जो, ध्यान दें बेटा, जो पदार्थ के, हाँ, जो पदार्थ के अणुओं की, ध्यान दें बाबू आप लोग, ठीक, जो पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इस पर, संख्या पर, ध्यान दें आप, पदार्थ के अणुओं की संख्या पर, हाँ, निर्भर करता है। ठीक, या हम ऐसे कह सकते हैं, ध्यान दें बेटा, ठीक, पदार्थ के ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक, निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। यानी ऐसे गुणधर्म, ठीक, ऐसे गुणधर्म, ठीक, ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक, जो पदार्थ की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक ना, अणुसंख्य गुणधर्म, ध्यान दीजिए बेटा, अणुसंख्य गुणधर्म हम लोग किसे कहेंगे, नाम से ही क्लियर है, ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो चेंज हो जाएंगे, घट रही है तो चेंज हो जाएंगे। ठीक, बढ़ने और घटने से क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे गुणधर्म को हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। पदार्थ के ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया पॉइंट है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब देखिए इसमें, ठीक, होता क्या है,
ये अणुसंख्य गुण धर्म कहलाते हैं। ठीक, ध्यान देंगे, ये जो अणुसंख्य गुण धर्म जो होते हैं, ध्यान देंगे बेटा, ये किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं। पहले तो परिभाषा के अनुसार ही आप देख रहे हैं कि ये जो अणुसंख्य गुण धर्म होते हैं, भैया ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं, एकदम ध्यान से नोट करते हुए चलें। अणुसंख्य गुण धर्म, बाबू ध्यान दीजिएगा, अणुसंख्य गुण धर्म, ठीक, अणुसंख्य गुण धर्म समानुपाती अणुओं की संख्या, अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती क्या भैया, अणुओं की संख्या, मतलब अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी अणुसंख्य गुणधर्म उतना ही ठीक अधिक होगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं बेटा, एकदम ध्यान से देखें आप। ठीक ठीक, और दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक, दूसरा पॉइंट, ये जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, भैया ध्यान दीजिएगा, ये जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं ये समानुपाती होता है 1/, अणुभार। यानी ध्यान देंगे कौन कौन है, अभी हम बताने वाले हैं कौन कौन है, लेकिन वो कैसे निर्भर करते हैं इसको जानिए। ठीक, यानी अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, समानुपाती, समानुपाती 1/, अणुभार। यहाँ पे देखिए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, पहले ये है क्या अभी हम बताने वाले हैं, लेकिन ये किन किन चीज, पहले परिभाषा सुने। अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, पदार्थ के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और ये अणुसंख्य गुणधर्म, भैया ध्यान दें, अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अणुओं की संख्या कम होगी तो इनकी वैल्यू कम होगी। कौन कौन है अभी बताएंगे हम। ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा, अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती अणुभार के होते हैं, यानी अणुभार बढ़ेगा, ज्यादा रहेगा जिसका, वहां पे अणुसंख्य गुणधर्म क्या होंगे, कम होंगे, और अणुभार जिसका कम होगा उसका अणुसंख्य गुणधर्म क्या होगा, अधिक। ठीक, अब कौन कौन है मुख्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से बेटा ध्यान दें आप, अणुसंख्य गुणधर्म कुल 4 हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कितने हैं, कुल 4, ध्यान देना है आपको। ठीक, हम यहां पे लिख सकते हैं, अणुसंख्य, एकदम ध्यान से देखिए बेटा। ठीक, अणुसंख्य गुणधर्मों की संख्या, ठीक, कुल कितनी है, 4 है, और चारों को हम लोग खूब डिटेल में पढ़ना है। ठीक, कुल संख्या 4 है। कौन कौन है, ध्यान दें बेटा, कौन कौन है, नाम एकदम याद रखिएगा। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों हम बताने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक, तो सबसे पहला जो अणुसंख्य गुणधर्म है भैया, ठीक, वह वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, ध्यान दें बेटा, वाष्प दाब का, घबराइएगा मत, एकदम समझ में आने वाला है आपको, एक एक को खूब डिटेल में करेंगे भैया। ठीक, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, खूब ध्यान से पढ़ेंगे तब। ठीक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक भैया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये पहला है। दूसरा क्या बेटा, ध्यान देना है हम लोगों को, दूसरा सेकंड, पहला तो हो गया वाष्प दाब का क्या, आपेक्षिक अवनमन। ठीक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया, ठीक है, एकदम बढ़िया। दूसरा भैया, सेकंड पॉइंट है हम लोग का क्वथनांक। सब जानते हैं आप लोग क्वथनांक किसे कहते हैं, बता चुके हैं, फिर भी हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन, अवनमन और उन्नयन का मतलब, अवनमन का मतलब घटाव, कमी, और उन्नयन का मतलब क्या चीज है, वृद्धि। अब ये क्या होता है, कैसे, आप घबराइए, बस नाम याद रखिए, फिर तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए भैया। एक एक को चुन चुन के आपको समझाएंगे, इतना जबरदस्त कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, और चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक ना, कह रहा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहला अणुसंख्य गुणधर्म है। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन है भैया, और तीसरा, ध्यान दें आप, तीसरा हम लोग कहते हैं एक हिमांक का अवनमन। ये हिमांक, क्वथनांक क्या होता है तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक ना, फिर भी यहां बताया जाएगा आपको, हिमांक का
अवनमन। ठीक है बाबू, हिमांक का अवनमन। और चौथा और लास्ट है परासरण दाब। हाँ, परासरण भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ये है। तो कुल कितने हैं? चार। चार, इस चारों नाम एकदम याद रखें। फिर से एक बार देखें बेटा, फिर से सुनने की कोशिश करें आप। अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? पदार्थ के ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। इसका मतलब अणुओं की संख्या बढ़ा देंगे तो ये परिवर्तित हो जाएंगे, घटा देंगे तो ये परिवर्तित हो जाएंगे। यानी अणुओं की संख्या बढ़ाने और घटाने पर इनका मान, इनकी वैल्यू ठीक बढ़ती और घटती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे ठीक ठीक ऐसे गुणधर्म को, पदार्थ के ऐसे गुणधर्म को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और जानते हैं बेटा, ये अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं अणुओं की संख्या के, ध्यान दें आप देख रहे होंगे, अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। मतलब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ेगा, अणुओं की संख्या घटेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म घटेगा। ये कौन कौन है आगे बताया हुआ है हमने, फिर से देखें आप भैया, ध्यान दिया। और अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती वनपान अणुभार। इसका मतलब अणुभार बढ़ेगा तो अणुसंख्य गुणधर्म घटेगा, अणुभार घटेगा भैया तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होगा? बढ़ेगा। और अणुसंख्य गुणधर्मों की संख्या कितनी है? कुल 4। तो जरा यहां ध्यान दीजिएगा, होगा क्या? यदि अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो, या क्वथनांक का उन्नयन हो, या हिमांक का अवनमन हो, ठीक, या परासरण दाब हो, इनकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ ठीक इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ठीक, ध्यान देंगे आप, ये जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, वनपान अणुभार, अणुभार बढ़ेगा तो इनका मान क्या होगा? घटेगा। अणुभार घटेगा तो इनका मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, एकदम याद रखिएगा बेटा। अब एक एक को हम लोग खूब डिटेल करेंगे, एक एक को, चारों को, ठीक, चारों को। और चारों को डिटेल करने के साथ चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त। तो पहला हम लोग उठाते हैं और इसको खूब बढ़िया से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। खूब मेहनत करें बेटा। ठीक, देखिए, अणुसंख्य गुणधर्म, पदार्थ के ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और अणुसंख्य गुणधर्मों की संख्या कितनी है? कुल 4। और ये चारों आपके सामने है। पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्या इसमें होता है अभी बताएंगे। फिर क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, सब को हम डिटेल करेंगे। तो चलिए पहले को हम लोग लेके चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो पहले को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको मिटाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक, और नहीं तो नोट तो करिए एकदम बढ़िया तरीके से। बहुत ठीक, बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको बता रहे हैं और एक एक चीज को नोट करते हुए हम चल रहे हैं। ठीक ना? तो हमें उम्मीद है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी खूब बढ़िया से निभा रहे होंगे। ठीक, अपने साथ धोखा नहीं करेंगे बेटा। ठीक ना? हाँ, एकदम मन से पढ़िए, पढ़िए तो एकदम मन से पढ़िए। ठीक, भुलवाने की जरूरत एकदम नहीं है। समझ रहे हैं आप? ठीक, तो चले ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पहला अणुसंख्य गुणधर्म, कोई पूछेगा पहला अणुसंख्य गुणधर्म, या कोई पूछेगा कितने अणुसंख्य गुणधर्म है, तो कितने अणुसंख्य गुणधर्म है भैया? 4। और चारों में हम लोग कौन देखने वाले हैं? पहला। 4 अणुसंख्य गुणधर्म है और चारों में हम लोग पहला अणुसंख्य गुणधर्म को हम लोग खूब डिटेल में क्या करने वाले हैं भैया? वो पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, पढ़ने वाले हैं। और पहला क्या है? वाष्प दाब का। हालांकि वाष्प दाब सब पिछले क्लास में खूब डिटेल किया हुआ है हमने भैया। ठीक ना? हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब का। हाँ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, इसको हम लोग डिटेल करेंगे, अभी तुरंत डिटेल करने वाले हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये क्या है? ये क्या है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन? तो समझे आप, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, हम आपको ठीक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं बेटा, दो ठीक बर्तन ले लिया हमने, एक बर्तन ले लिया ऐसे। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे हमने बर्तन ले लिया, एकदम बढ़िया। हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन समझने वाले हैं। ठीक, एक बर्तन ले लिया हमने, दो बर्तन ले लिया अलग अलग। ठीक है, ये हमने दो बर्तन ले लिया, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक, दो बर्तन ले लिया हम लोगों ने। इसमें बेटा वो एकदम शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक।
एकदम प्योर सॉल्वेंट है, एकदम शुद्ध विलायक है भैया, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक, शुद्ध विलायक है। और इसको हम लोगों ने, इस बर्तन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो अब क्या हुआ, जब इसको बंद किए हुए हैं आप, ठीक, और एक निश्चित ताप की बात हो रही है, ताप क्या है, फिक्स है, फिक्स है। परिभाषा हम बताएंगे, अपेक्षिक दाब का अनुमान, लेकिन पहले समझ लीजिए ये है क्या, समझे आप। ये हमने ले लिया, इसमें शुद्ध विलायक है, ठीक, इसमें जो है वो क्या है भैया, वो ध्यान दीजिएगा, इसमें एकदम प्योर विलायक है। सही है ना, ये एकदम शुद्ध विलायक है, ठीक, शुद्ध विलायक। अब क्या होगा कि एक निश्चित ताप पर इसके अणु किसमें बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके अणु वाष्प में बदलेंगे, शुद्ध विलायक है, द्रव के रूप में है, ठीक, इसके अणु वाष्प में बदलेंगे, वाष्पन की क्रिया होगी, फिर ठीक यहां पे संघनन की भी क्रिया होगी, यानी कुछ वाष्प के अणु द्रव में बदलते जाएंगे। ठीक, ये वाष्पन की क्रिया शुरू में तेज रहेगी और संघनन की क्रिया स्लो रहेगी। एक समय ऐसा आएगा, ठीक, एक समय ऐसा आएगा कि जितना वाष्प में बदलेंगे उतना ही कितने किसमें, द्रव में बदलेंगे, यानी वाष्पन क्रिया का वेग और संघनन क्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बराबर। और इस स्थिति में भैया ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में ये जो वाष्प के अणु है, वाष्प के अणु, एक जितना दाब लगाएंगे द्रव की सतह पर, विलायक की सतह पर, जितना द्रव की सतह पर, विलायक की सतह पर जितना दाब लगाएंगे उसे ही हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, एकदम सही पढ़ चुके हैं। अब देखिए बेटा, यहां पर मान लेते हैं, ठीक, बहुत सारे यहां पे विलायक के अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, ठीक, बहुत सारे यहां विलायक के मॉलिक्यूल हैं, ठीक ना, ये वाष्प के रूप में है, ठीक, और ये क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे जो दाब लगा रहे हैं ये इसका क्या हो गया, वाष्प दाब। ठीक, और शुद्ध स्थिति में, शुद्ध स्थिति में जो यहाँ पे वाष्प दाब होता है, हम बता चुके हैं, शुद्ध स्थिति में जो वाष्प दाब है, मान लेते हैं, ठीक, ये P1 है, विलायक को मान लेते हैं, पहला ये क्या है, विलायक है, घटक है विलयन का, जो शुद्ध अवस्था में है, तो इसका जो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, P1 नॉट। यहां तक क्लियर है, एकदम सही, एकदम सही, एकदम क्लियर है, इतना एकदम क्लियर है भैया। ठीक, फिर क्या किया आपने, चलें ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दें आप, इसमें हमने किसी अवाष्पशील विलेय को मिला दिया। किसको मिला दिया, अवाष्पशील, अवाष्पशील, जो वाष्पित नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर दीजिए, एक वाष्प में उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो उसे हम लोग अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब देखिए बेटा, हाँ देखिए आप सभी, तो मान लेते हैं इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ आपने मिला दिया, तो विलायक तो शुद्ध जो विलायक है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, ध्यान दें आप, इसके अलावा समझ सकते हैं हम लोग, इसके अलावा ठीक यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक, इसके अलावा भैया हो, इसमें क्या आ गया, वो अवाष्पशील पदार्थ के अणु भी आ गए हैं इसी में, अवाष्पशील पदार्थ के अणु भी आ गए इसी में, ध्यान दीजिएगा, इसमें अवाष्पशील पदार्थ के अणु भी आ गए भैया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये अवाष्पशील पदार्थ के अणु भी इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ठीक, और यहां पे भी हमने मान लिया कि ये बर्तन को आपने क्या रखा है, बंद रखा है। ठीक, ये बर्तन बंद है, ठीक, एकदम बढ़िया। अब बेटा क्या होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, अवाष्पशील जो रेड कलर है दिखाई दे रहा है आपको, उसके अणु तो वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे, अवाष्पशील है, केवल किसके अणु वाष्प में परिवर्तित होंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, किसके, शुद्ध विलायक के अणु वाष्प में परिवर्तित होंगे। अब क्या घटना हुई हो, घटना क्या हुई देखिए जरा, सतह पर बेटा ध्यान दें आप, सतह पर इसमें क्या था कि इसके पूरे के पूरे अणु, शुद्ध विलायक था, इसके पूरे के पूरे अणु सतह पर, यानी सतह पर इसी के अणु थे, केवल सतह पर बेटा इसी के अणु थे केवल। लेकिन जब आपने यहां पे ठीक अवाष्पशील पदार्थ युक्त विलयन बना दिया, ठीक, विलयन में ध्यान दें आप, शुद्ध विलायक में या विलायक में, यहां पे जो आप देख रहे हैं विलायक में भैया हो, विलेय के रूप में, विलायक में, विलेय के रूप में क्या कर दिया आपने, हाँ, विलायक में विलेय के रूप में अवाष्पशील, अवाष्पशील
विलेय को ये कितना बढ़िया, ठीक ना भैया। विलायक में विलेय के रूप में अवाष्पशील विलेय को मिला देने पर, ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक, विलायक में विलेय के रूप में अवाष्पशील, ठीक, विलेय को मिला दिया आपने, ठीक है भैया। अब जब अवाष्पशील विलेय को मिला दिया तो सतह पर, ठीक, सतह पर विलायक के अणु के साथ साथ अवाष्पशील विलेय के अणु भी आ जाएंगे। और जब सब आ जाएंगे तो वहां से जो वाष्पन की क्रिया होगी, वाष्प में जो परिवर्तित हो रहे थे विलायक के अणु, भाई विलेय के तो परिवर्तित होंगे नहीं क्योंकि अवाष्पशील है, तो परिवर्तित वाष्प में कौन होगा, विलायक के अणु ही होंगे। लेकिन विलायक के अणु, ठीक, वहां पर सतह पर उनकी संख्या कम होने के कारण वाष्पन की क्रिया कम हो गई, यानी ठीक उसी ताप पर, ये सब निश्चित ताप की बात चल रही है, इस चीज ये सब दोनों, ठीक, क्या है भैया, याद रखिएगा, ये किसकी बात चल रही है, ठीक, स्थिर ताप पर। हाँ, ये ताप को परिवर्तित नहीं करना, यानी ये नहीं कि इसको ठंडा इसको गर्म कर देना, नहीं, ये पूरी बात स्थिर ताप पर चल रही है, ठीक ना। चलिए अब क्या होता है, ठीक, कि अब क्या होता है, यहां पे सतह पर कम होंगे शुद्ध विलायक के अणु, जो विलायक था उसके अणु कम होंगे, और जब अणु कम होंगे तो कम वाष्प में परिवर्तित होंगे, ठीक, कम वाष्प में परिवर्तित, उसी ताप पर, उसी टेम्परेचर पर, ठीक, जो वाष्प के अणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। यहां पर वाष्प के अणुओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक, क्योंकि सतह पर बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक, ये सही है, ठीक। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये स्थिति है, यहां पे कम है, और जब यहां पे कम है तो यहां पे जो वाष्प के अणु उसी ताप पर सतह पर जो दाब लगाएंगे वो कौन सा दाब होगा, वो कौन सा दाब होगा, वही वाष्प दाब होगा इस स्थिति के लिए। और मान लेते हैं बेटा ये तो निश्चित स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसी ताप पर यहां का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा, निश्चित रूप से कम हो जाएगा। और यहां का वाष्प दाब, ठीक बेटा ध्यान देंगे, यहां का वाष्प दाब हम लोग दिखा लेते हैं क्या, P1, ठीक, यहां का वाष्प दाब P1 है। और क्या क्या स्थिति है जरा ध्यान देंगे, मान लेते हैं, ध्यान देंगे आप, ठीक, यहां पर हम यहां पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहां विलायक की मोल, इसमें किसके मोल, समझने की कोशिश करेंगे, विलायक के मोल एवं क्या चीज, मोल अंश, विलायक के मोल एवं मोल अंश क्रमशः मोल कितना N1 व मोल अंश कितना है X1 है, ठीक। जबकि यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, जबकि जबकि विलेय के मोल एवं मोल अंश ठीक, मोल एवं मोल अंश क्रमशः, ठीक, कितना कितना मोल कितना भैया हो N2, वो मोल अंश कितना है X2 है, तो ठीक ये स्थिति है। चलिए इसका यूज तो बाद में, लेकिन पहले ये समझिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, पहले यह स्पष्ट हो गया कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, घटेगा ना, एकदम सही, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक, कई दिनों से बता रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हाँ घट जाएगा, इसका मतलब वाष्प दाब घट गया, और इसे जो कम हो गया वाष्प दाब, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक, वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन हमें क्या चाहिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो देखिए कितना बढ़िया पॉइंट हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक, ठीक, हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान देना है आपको, ठीक, क्या लिख सकते हैं जरा देखें, ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं जब, हाँ देखिए बेटा, हम लोग यहां पे कह सकते हैं जब, एकदम ध्यान से देखें और याद रखने की कोशिश करें, जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक में
अवाष्पशील, भैया ध्यान दें, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, ठीक, अवाष्पशील क्या किया जाता है, विलेय मिलाया जाता है, तो क्या घटना घटेगी जरा बताइए आप हमको, ठीक ना। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो, ठीक, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो, ठीक, विलयन का वाष्प दाब, ठीक, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक, भैया ध्यान दें आप, विलयन का वाष्प दाब, ठीक, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, एकदम सही। हाँ, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक ना। कम, ताप को इधर उधर नहीं करना है, ताप तो एकदम स्थिर रहना चाहिए, ठीक, तभी यह घटना समझ में आएगी आपको। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का, भैया हो, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस कमी को वाष्प दाब की या वाष्प, भैया ध्यान दें कितना बढ़िया पॉइंट, वाष्प दाब में इस कमी को, इस कमी, सॉरी, ठीक, वाष्प दाब में बेटा इस कमी को ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब में इस कमी को, इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहेंगे, वाष्प दाब का, हाँ, अवनमन, ठीक, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक ना, इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। यहां तक एकदम बढ़िया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये शुद्ध विलायक है, इसमें किसी अवाष्पशील विलेय को मिला दिया, सतह पर अवाष्पशील विलेय के अणु आ गए, जिसके कारण वाष्पन की क्रिया स्लो हो गई, उसी ताप पर कम हो गई, यानी कम वाष्प के अणु बने। और जब कम वाष्प के अणु बनेंगे तो कम दाब लगाएंगे सतह पर, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाष्प दाब में जितनी कमी आई भैया, जितनी कमी आई, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब पहले वाष्प दाब क्या था, पहले शुद्ध स्थिति में P1 नॉट था, लेकिन अब ठीक विलेय मिलाने के बाद वाष्प दाब P1 हो गया, तो वाष्प दाब का अवनमन हम कह सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 होगा। वो तो बात की बात है, घबराएंगे नहीं, ठीक। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक। अब जानिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब में कमी हम यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान दें, वाष्प दाब में इस कमी तथा, एक मिनट देखिए बेटा, ठीक ना, वाष्प दाब की इस कमी, वाष्प दाब की इस कमी तथा शुद्ध विलायक, भैया एकदम ध्यान दें आप, ठीक, तथा शुद्ध विलायक की वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब के अनुपात को, अभी एकदम समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे भैया, ठीक, के अनुपात को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक। कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दें आप, फिर से सुन लें आप, जब किसी शुद्ध विलायक में, ठीक, किसी अवाष्पशील विलेय को मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब की इस कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, भैया वाष्प दाब में इस कमी
तथा या वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कितना बढ़िया पॉइंट, फिर से सुने आप। जब किसी शुद्ध विलायक में, ठीक, किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक, इस कमी को, विलयन के वाष्प दाब या वाष्प दाब में इस कमी को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक, तथा वाष्प दाब में इस कमी एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो देखिए बेटा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो सकता है, जरा एकदम ध्यान से। ठीक, कितना बढ़िया तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, उतने सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ताकि आपको खूब एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आप लोग एकदम ध्यान दे। ठीक है, मस्त है। ठीक, अब यहां लिख सकते हैं क्या, फार्मूला क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ देखें, ठीक, हाँ देखें बेटा, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां जरा। ठीक, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, सबसे पहले वाष्प दाब का अवनमन, फिर अपेक्षिक अवनमन क्लियर करते हैं हम लोग। वाष्प दाब का अवनमन बराबर वाष्प दाब में कमी, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, ठीक, वाष्प दाब का अवनमन, और वाष्प दाब के अवनमन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, वाष्प दाब के अवनमन को क्या लिख सकते हैं? P1 नॉट, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट माइनस P1, जो कमी आई। ठीक, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था P1 नॉट, और अब विलय मिलाने पर अवस्थ P1 हो गया, तो कितना कम हो गया कैसे पता चलेगा? जो पहले अधिक था उसमें से जो कम हो गया उसको क्या कर देंगे? माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगी? कमी, और इस कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन बेटा हो कितना आ गया? P1 नॉट माइनस P1। ठीक, अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जरा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें। वाष्प दाब का भैया हो अपेक्षिक अवनमन, सबसे सुंदर पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो सकता है? ये बराबर, ठीक, क्या कह रहा है? जो कमी हुई यानी जो अवनमन हुआ उसमें, ठीक, हम क्या करेंगे? आप, ठीक, आप क्या करेंगे भैया? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर देंगे। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर, ठीक, वाष्प दाब का अवनमन कितना हुआ? P1 नॉट माइनस क्या भैया? P1 अपान, ठीक, वाष्प दाब, ठीक, इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट। ये है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। मुझे उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, समझने की कोशिश करें। यह है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक, एकदम याद रखिएगा। यह है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट। ये परिभाषा में हमने लिखा है कितना सुंदर तरीके से। ठीक, कि ध्यान दें, वाष्प दाब के अवनमन यानी वाष्प दाब में कमी और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो ऐसे ही लिखेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो, ठीक, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, घट जाता है। वाष्प दाब में एक कमी को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, तथा वाष्प दाब में कमी एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक, वाष्प दाब के अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या हो बाबू, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक ना, ये हो गया बेटा। ठीक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता है जिसको हम बताएंगे आपको। ठीक, तो इसको हटाते हैं और फिर बताते हैं आगे बेटा। ठीक, तो नेक्स्ट एक पेज, अगला वाला पेज ऐड कर रहे हैं, तो जरा देखें, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। ठीक, क्या क्वेश्चन है? आप भी इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा। क्वेश्चन यही है
कि स्पष्ट कीजिए, या ऐसे कह दिया? सिद्ध कीजिए कि, समझे बेटा? ठीक, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि वास्तु दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। हाँ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होगा। विलेय के मूल अंश के बराबर होगा। ठीक, ये चीज हम लोगों को प्रूफ करना है अभी। ठीक, और हम तुरंत प्रूफ करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, हम लोगों से यही कह रहा है, ठीक, कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होगा। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, भैया भैया भैया, वाष्प दाब का अपेक्षिक मान फार्मूले के रूप में लिख रहे हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपान क्या, P1 नॉट। ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए? ठीक, ये विलेय का मूल अंश बराबर विलेय का मूल अंश, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक, अब विलेय का मूल अंश को किससे प्रदर्शित किया गया, फिर लिख देते हैं हम लोग, P1 नॉट माइनस P1। भैया ध्यान दें, ये अपान बेटा हो P1 नॉट। सही है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये इज इक्वल टू विलेय का मूल अंश कितना है, x2। ठीक, विलेय का मूल अंश x2, यानी P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? ठीक, x2। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। ऐसे आप याद रखिएगा कि जो विलेय का, ध्यान दें, जो अपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है, वो विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक ना, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। लेकिन इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो बेटा हो आप एकदम ध्यान से बने रहें और इसको हम लोग क्लियर करेंगे, अभी तुरंत क्लियर करेंगे कि कैसे ये होता है। तो हम लोग बेटा राउल्ट का नियम पढ़े हुए हैं। ठीक ना, आपको याद होगा राउल्ट का नियम हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, तो हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम प्रूफ करने जा रहे हैं, आप एकदम ध्यान से देखिएगा। हाँ बेटा देखें आप, राउल्ट के नियम से, किसके नियम से? राउल्ट। राउल्ट के नियम से क्या होने वाला है? राउल्ट के नियम से आपको याद होगा कि विलेयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है। पढ़े हैं ना आपने? ठीक, या हम कह सकते हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा, कि वाष्प दाब जो विलायक का शुद्ध विलायक, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े थे कि जो विलेयन का वाष्प दाब होता है, विलेयन सॉरी, ठीक, अब फिर से सुन ले आप, विलेयन का जो वाष्प दाब होता है, ठीक, वो विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। या ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक, किसी विलेयन का वाष्प दाब, ठीक, उसके घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, हाँ, तो किसी, यहां पे होगा कितना, जरा देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, जरा देखिए आप सभी, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। आपको याद आ रहा होगा, हम लोग पढ़े थे कि जो वाष्प दाब है इसके मूल अंश के क्या होगा, समानुपाती, या आंशिक वाष्प दाब कह सकते हैं। ठीक, किसी एक घटक, ऐसे ऐसे हमने बताया था राउल्ट का नियम कि, ठीक, किसी विलेयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी विलेयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक, उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक ना, ठीक ना, बढ़िया है। तो आप सोच सकते हैं जो विलेय हमने तैयार किया है वो अवाष्पशील उसमें मिलाए हुए हैं विलेय, तो विलेय का तो वाष्प दाब होगा नहीं, वो तो अवाष्पशील है। तो जो वाष्प दाब होगा, पहले शुद्ध विलायक था, उस स्थिति में P1 नॉट था, और जब विलेय में, उसमें विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया,
तो बेटा जो विलेन बना वहां भी तो जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो विलायक का ही होगा, क्योंकि विलायक ही वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। ठीक, विलेय तो अवाष्पशील है। तो विलायक का ध्यान देंगे, जो पहले शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट था, ठीक, और जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया तब भी उसी विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो P1 है। तो विलायक का जो आंशिक दाब P1 है, विलायक का ठीक आंशिक दाब P1, वो विलायक के उस स्थिति में विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो विलायक का आंशिक दाब P1 और विलायक का मोल अंश X1 है, विलेय का मोल अंश X2 है। ये याद रखिएगा, जो कि अवाष्पशील है, मिलाया तो गया है, उसका मोल अंश है लेकिन अवाष्पशील है। ठीक, तो यहां देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये विलायक का वाष्प दाब है जब आपने अवाष्पशील मिला दिया है विलेय। ठीक, तो विलायक का वाष्प दाब घट गया है, लेकिन है क्या P1, वो उस विलायक के मूल अंश के समानुपाती है। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। राउट का नियम जाके देखिए, एकदम देखिए, ठीक, एकदम एकदम सीरियल से बनाते चले आ रहे हैं बेटा, एकदम टोटल एनसीईआरटी सब कुछ एकदम मिलेगा, एक तरफ से मिलेगा, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक, मन से पढ़ने की जरूरत है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। चलिए अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, और वो कांस्टेंट भैया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ही होता है, P1 नॉट। कैसे होता है इसको प्रूफ किए हुए हैं, यहां फिलहाल हम लोगों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखने की जरूरत है। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया, बढ़िया। अब बेटा एक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, एक चीज पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े हैं जब कोई विलयन होता है तो उसमें जितने घटक होते हैं, जितने विलय विलायक जितने होते हैं, सबके मूल अंशों का जो योग होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ तो 2 ही है, विलय और अवाष्पशील विलायक, सॉरी विलायक और अवाष्पशील विलय दोनों के मूल अंश, ये विलायक का मूल अंश X1 है और ये विलेय का मूल अंश X2 है, दोनों का योग भैया हो कितना होगा, 1। सही है। अब यहां से बेटा X1 यदि हम निकालना चाहें तो X1 इज इक्वल टू इधर जाएगा 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, X2। कितना बढ़िया आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2, तो बेटा हो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 बराबर P1 नॉट तो हो ही गया, ठीक है, P1 नॉट ब्रैकेट में X1 की जगह क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस X2। एकदम बढ़िया, चलिए ठीक, चले ध्यान देते रहे आप और हम इसको प्रूफ करते रह रहे हैं, ठीक भैया, लगातार एकदम मस्त। तो बेटा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक, अब यहां थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अंदर लेके जाएंगे, और जब अंदर लेके जाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू, जरा देखें, P1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 नॉट से है ना, तो क्या मिलेगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट, और क्या मिल गया हो बाबू, X2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। देखिए बेटा, अगर हम इसको इधर ले आएंगे प्लस, इसको इधर ले जाएंगे माइनस, तो P1 नॉट माइनस P1 बराबर इधर P1 नॉट X2। हालांकि इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर, ठीक, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं, चलिए लिख ही देते हैं, इसको इधर लेके आएंगे बेटा तो P1 नॉट X2 इज इक्वल टू भैया P1 नॉट माइनस P1। इसको हम इधर लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी की जरूरत है, इसी की जरूरत है कि नहीं, एकदम है, एकदम है, ठीक। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X2। एकदम जबरदस्त, ध्यान दे बेटा, ठीक है, मस्त। अब देखें, अब क्या करेंगे आप, ठीक, जरा ध्यान दें आप सभी, ठीक, इस P1 नॉट को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, तो P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, कितना बढ़िया पॉइंट, और ये बराबर क्या हो गया, X2। आया कि नहीं आया बेटा, ये क्या है बताइए ना आप, ठीक, ये क्या है, ये क्या है बताएं आप, ठीक, यही तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, और हमने प्रूफ कर दिया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है, ठीक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बेटा, ठीक, किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, ठीक, जो अवाष्पशील विलेय है उसके मोल अंश के बराबर होता है, ठीक, X2 के बराबर होता है। P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू X2, यानी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, अर्थात इतना जबरदस्त पॉइंट हमने प्रूफ किया, एकदम नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का
आपेक्षिक, ठीक भैया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक, किसके बराबर होता है? एकदम याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा भैया। आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक, मोल अंश के बराबर होता है। होता है कि नहीं भैया? एकदम होता है बेटा, ठीक, एकदम होता है, कहीं नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो था, ठीक, हमने कंप्लीट किया। ये भी आपके एनसीईआरटी के थियरी का ही क्वेश्चन है, ठीक, पॉइंट है जिसको हमने क्वेश्चन के रूप में बना दिया है, ठीक ना। और हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कैसे विलेय के मोल अंश के बराबर होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम याद रखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार इसको पढ़िएगा, तब तक पढ़िएगा जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा। तो चले आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये चीज आपको उम्मीद है कि एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान देना है आपको, ठीक, हम लोगों ने यहां प्रूफ कर लिया। अब ये विलेय का मोल अंश होता क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक, ये विलेय का मोल अंश x2, x2 को और डिटेल कर रहे हैं, x2 है क्या, मोल अंश है क्या, ठीक। तो x2 का मोल अंश बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। मोल अंश क्या होता है? मोल अंश का मतलब उसके मोलों की संख्या अपान कुल मोल, किसी घटक के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या, ये उसका मोल अंश होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने दिखाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए चलते हैं तो हमने दिखाया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है, ध्यान नहीं, इधर विलायक के मोल एवं मोल अंश क्रमशः n1 व x1, मोलों की संख्या n1 है और मोल अंश x1 है, जबकि विलेय के मोल एवं मोल अंश क्रमशः n1 और x2 है। मतलब विलेय के यहाँ विलायक के मोल अंश, मोलों की संख्या n1 है और विलेय के मोलों की संख्या n2 है। तो यहाँ मोल अंश आराम से निकाल सकते हैं, किसी का भी मोल अंश, ठीक, यहाँ पे बेटा हो, किसी का भी मोल अंश, ठीक, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मोल अंश, ठीक, कोई विलेय है या कोई घटक है बेटा, मोल अंश बराबर, ठीक, उसके मोल अपान क्या चीज, कुल मोल, ठीक, मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या, ठीक, चाहे जिस विलेय विलायक घटक जिसका आप निकाल रहे हो, ठीक। तो ध्यान देंगे बेटा, हाँ, यहां पे देखें, सॉरी कहां चले गए हम लोग, पीछे चलते हैं, हाँ देखें, ये है, तो फिर ठीक, ये हो जाएगा, हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं, और आगे बढ़ा देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, ठीक, इज इक्वल टू x2 को क्या लिख सकते हैं बताइए ना आप, n2, उसके मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या, n1 प्लस n2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और फार्मूला आ गया मोलों की संख्या के रूप में, आप कभी मत भूलिएगा भैया, ठीक, ये आ गया, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। अब चलिए और बढ़िया पॉइंट हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक सवाल देखेंगे हम लोग, ठीक ना। और बढ़िया पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। ये मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणुभार। तो n2 को क्या लिख सकते हैं, n, मोलों की संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, n इज इक्वल टू W अपान m होता है, ठीक, बहुत बार पढ़े होंगे, भार बटा में अणुभार। अगर हम इसके मोलों की संख्या n2 की बात करें, एक चीज और जानिए, ठीक, ये तो ठीक है, अगर तनु विलयन ले लें, कौन सा विलयन, तनु, समझने की कोशिश कर बेटा, कौन सा विलयन, तनु विलयन, बाबू हो तनु विलयन ले लेंगे आप, ठीक बेटा। तो तनु विलयन डाइल्यूट सोल्यूशन, तो तनु विलयन के लिए क्या होगा, तनु विलयन के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, तनु विलयन जब होगा ना तो n2 का मान जो विलय मिला है बहुत कम मिलाए रहेंगे, ठीक। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं तनु विलयन के लिए एक नीचे n2 का मान, n2 का मान कम होगा ना वो भैया, कम होगा, ठीक। और जब n2 का मान कम होगा तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक। अतः हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले n2 को नहीं हटाएंगे क्योंकि इसके साथ जोड़ने वाले, तो डिवाइड, इसमें डिवाइड करना है तो वैल्यू ज्यादा फर्क पड़ जाएगी, ठीक। केवल इसको हटा देंगे क्योंकि बहुत कम से इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक।
तो अतः हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, ये इज इक्वल टू बेटा हो बाबू हो क्या लिख सकते हैं N2 अपान N1। ठीक है, एकदम बढ़िया, बहुत मस्त। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें। यहां से फिर हमारा पॉइंट बन जाता है और आगे बढ़ा देते हैं हम P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, और ये इज इक्वल टू N2 को क्या लिख सकते हैं W2 अपान क्या भैया M2, ये अपान N1 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा W1 अपान क्या M1, भार बटा में भार होता है। अब ये पलटेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, और ये इज इक्वल टू ये पलट जाएगा तो क्या लिख सकते हैं बेटा W2 अपान M2 इंटू W1 अपान क्या हो जाएगा M1। ठीक ना, ये हमारा फार्मूला आ जाता है। ठीक, ये हम लोगों का फार्मूला बनता है P1 नॉट माइनस P1 अपान क्या P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 अपान M2। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब चलिए बेटा इस पे हम लोग सवाल देखते हैं। हमने पूरा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पूरा आपको बता दिया। ठीक, अब इस पे एक सवाल बढ़िया देखते हैं, घबराने की बात एकदम नहीं। ठीक, आप इधर उधर बातचीत इधर उधर करने में, ठीक फेसबुक पता नहीं क्या क्या चलाने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जब पढ़ाई की बारी आती है तो टाइम देखने लगते हैं। ठीक, तो इसमें टाइम एकदम ना देखें बेटा, बस ध्यान से पढ़ें, पूरा एकदम कंटेंट जबरदस्त मिलेगा, कोई फालतू बात नहीं करते हैं, एकदम नहीं। ठीक, फालतू बात और टाइम वेस्ट से सख्त नफरत है। ठीक ना, हम लोग केवल और केवल पढ़ाई की ही बात करेंगे, बस आप क्लास में बने रहिए और पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। ठीक ना, मजा आएगा एकदम। तो हमने पूरा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आपको बता दिया। ठीक, आप चाहें तो फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, हम रिवाइज करेंगे, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा, वही चीज फिर से बताएंगे और आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो स्लो करके तेज करके, आपकी मर्जी, चाहे जैसे, यही फायदा है ऑनलाइन का। ठीक, यूट्यूब का, जैसे आप इच्छा वैसे देख सकते हैं। बहुत बार पढ़े हैं तो जल्दी से भगा के देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा स्लो करके देखिए, न और नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए बेटा, ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए बाबू जरा, ठीक ना, ध्यान दीजिए। अब इस पे एक सवाल हम बताने वाले हैं और उस सवाल को हम लोग देखेंगे। देखिए जरा, हमें उम्मीद है कि आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का टॉपिक रहा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अनुसंख्य गुणधर्म हमने स्टार्ट कर दिया, जिसमें से एक टॉपिक ठीक हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले में 2 ठीक क्वथनांक का उन्नयन और क्या चीज हिमांक का अवनमन दोनों बता देंगे। फिर एक लेक्चर हमें लग रहा है कि और लगेगा पराशर, मतलब 3 लेक्चर, आज को छोड़ करके 2-3 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर सॉल्यूशन समाप्त होने वाला है। फिर एक 8 लेक्चर 2 लेक्चर ले लेंगे सवाल में, फिर हम लोग एकदम मस्त हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखें सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन, भैया किसी ताप पर, किसी ताप पर क्या कह रहा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 850 बार है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी क्या दे दिया, जरा सोच के देखें बेटा, P1 नॉट दे दिया ना। ठीक, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब P1 नॉट कितना दे दिया हो, 850 बार। ठीक, एकदम सही, इतना बार है। फिर कह रहा है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस को, ठीक 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस, मतलब अवाष्पशील ठोस की क्या ग्राम में मात्रा दे दिया। तो अवाष्पशील ठोस की जो ग्राम में मात्रा का मतलब क्या दे दिया, W2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, W2, और W2 की वैल्यू दे दिया बेटा कितना, 0.5 ग्राम, एकदम मस्त। और 39 ग्राम शुद्ध बेंजीन में, तो विलायक है ना, तो इसका वेट दे दिया यानी W1 दे दिया। कितना दे दिया बेटा, 39 ग्राम शुद्ध बेंजीन ठीक में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, यानी अब विलयन आ गया तो विलयन का वाष्प दाब। कितना बढ़िया सवाल है, यदि मेरा नोट्स पढ़ते हैं आप या मेरा वीडियो तुरंत देखते देखते आप सवाल सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक, बस ध्यान से पढ़ने की बात है। तो P1 की वैल्यू कितना दे दिया, जरा देखें। प्राप्त विलयन का ठीक वाष्प दाब 0. ठीक, हाँ ये कितना है, सॉरी वाष्प दाब ये 0.8। ठीक, अब सही है। ठीक, अब ये 0.845 हो जाता है, घट ही जाएगा मिलाएंगे तो। ठीक है, अब ठोस का मोलर द्रव्यमान, ठोस का मोलर द्रव्यमान का मतलब आपसे क्या पूछ दिया,
यम अणुभार, अणुभार कोई जनरली अणुभार आज से याद रखिए, अणुभार कोई मोलर द्रव्यमान कहते हैं। m2 की वैल्यू पूछ दिया, एक मोल का, मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल का द्रव्यमान, और एक मोल के द्रव्यमान को अणुभार कहते हैं, या अणुभार ग्राम में जो होता है वो ठीक एक मोल के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, तो ये है बेटा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और पिछले ही अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक, क्या देखा हुआ है, हमने अभी अभी प्रूफ किया था, प्रूफ कर देते हैं एक बार और झटके से। हम लोग अभी अभी प्रूफ किए थे क्या बेटा, जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, यानी P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, ये वाष्प दाब का बेटा अपेक्षिक अवनमन जो है ना, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन जो होता है किसके बराबर होता है, ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था विलेय के मोल अंश के बराबर होगा, यानी x2 के। और बेटा x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 विलेय का मोल अंश, यानी विलेय के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। एकदम सही भैया हो। अब देखिए इसको और डिटेल करते हैं। तो N2 को हमने माना था ना कि तनु विलयन है, बहुत कम मिलाया गया, देख रहे हैं आप देख रहे हैं 39 ग्राम में मात्र, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आवासशील ठोस को इतने शुद्ध बेंजीन में घोला गया, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक, मोलों की संख्या बहुत कम है यहाँ, ठीक ना। N2 की वैल्यू बहुत कम होगी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया हो, N2 अपान क्या लिख सकते हैं, N1। एकदम सही, बढ़िया है, ये लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, N2 अपान N1 लिख लिया। अब N2 को क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, W2 अपान क्या, W2 अपान M2 अपान इसको क्या लिख सकते हैं, W1 अपान M1। ठीक, हमने हालांकि प्रूफ कर दिया, लेकिन फिर एक बार बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या हो गया, P1 नॉट भैया माइनस P1 अपान बेटा हो क्या, P1 नॉट, और फार्मूला हम लोग के सामने आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, W2 इंटू क्या, M1 ना, W2 इंटू M1 अपान क्या लिख सकते हैं, M2 इंटू W1। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा क्या है, पहले वैल्यू रख लेते हैं, फिर जो पूछा है उसको एक तरफ कर लेंगे। P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट कितना दिया हुआ है, ठीक, P1 नॉट कितना दिया हुआ भैया, 0.850 बार, ठीक। तो P1 नॉट की वैल्यू बेटा 0.850 माइनस 0.845 अपान P1 नॉट यानी 0.850। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखें बेटा, ये बराबर क्या हो जाएगा, W2 कितना दिया हुआ है, W2 0.5, तो यहां पे 0. क्या लिख लेते हैं 5 इंटू M1, ठीक, M1 में क्या दिया हुआ हो, M1 का मतलब अणुभार किसका, बेंजीन का, निकाल लेते हैं हम लोग C6, ठीक, H6 होता है, यहां बेंजीन का अणुभार यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा C6 H6 का, क्योंकि विलाय के रूप में यही है, तो अणुभार बराबर 12 छक 6, C6 H6 है भैया, तो 12 छक कितना 72, 12 छक 72 प्लस ये हो गया 12 छक 72 और 6 एक हाइड्रोजन का होता है, तो 6 हाइड्रोजन का 6, 12 छक 72 6 78, कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक। इतना इंटू क्या लिख पाएंगे बेटा 78, ठीक ना, 78 अपान M2 हमसे पूछ ही रहा है, एकदम सही, इंटू W1 दिया हुआ है जरूर 39 ग्राम यानी 39, सही है ना, एकदम सही। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है, यहां तक तो सही है। चलिए M2 हमें चाहिए, यहां भी सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखें, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.00 कितना आ गया 5, हाँ सही तो है, 0.005 अपान 0.850, और ये बराबर देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 हो गया है, ठीक नहीं, M2 निकालना ही है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में, तो कितना हो जाएगा 1 अपान क्या हो गया M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा हो क्या आने वाला है, देखें M2 इज इक्वल टू, ठीक, M2 इधर ये इधर, तो क्या आ जाएगा 0.850 अपान 0.00 क्या 5, बस यही तो है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 से 850 में डिवाइड करेंगे तो M2 की वैल्यू ध्यान दें, 17 5 85 ना हो, ये 17 से और 1 0 बच जाएगा, तो कितना 170, ठीक, 170 उसका अणुभार होगा। अगर मोलर द्रव्यमान लिखना चाहेंगे तो इतना ग्राम पर मोल,
यानी 1 मोल का द्रव्यमान इतना ग्राम होगा, जो कि अणुभार के बराबर होता है। ठीक, ये हम लोगों का आंसर हुआ। ठीक, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने अपेक्षिक अवनमन, ठीक, हम लोगों ने कंप्लीट किया एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक, और आप एकदम मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें एकदम बढ़िया तरीके से भैया। ठीक ना, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।